आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप एट 9 में हूं मानव गुप्ता। शुरुआत करते हैं दनादन खबरों से। आज जनता की सेहत से जुड़ी बहुत बड़ी खबर आई। जिस टनल को कोरोना से बचने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है देश भर में, अब वही टनल सेहत के लिए घातक हो गई है। दफ्तर में, रेलवे स्टेशन पर, बस अड्डे पर, मॉल के बाहर, हर जगह ये डिसइंफेक्शनल टनल आपको दिखाई पड़ जाएगी। कोरोना से बचने के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये टनल आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा रही है। ये बात केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर एक हलफनामे के जरिए सामने आई है। हलफनामे में कहा गया है कि डिसइंफेक्शनल टनल से होने वाला छिड़काव शरीर के लिए अच्छा नहीं है, जिससे शरीर में साइड इफेक्ट का खतरा बना हुआ है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये होता क्या है। डिसइंफेक्शनल टनल में सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन का छिड़काव होता है। क्लोरीन, अल्कोहल, लाइजोल जैसे सॉल्यूशन का भी इस्तेमाल होता है। सोडियम हाइपोक्लोराइड मानव शरीर के लिए खतरनाक होता है। सोडियम हाइपोक्लोराइड के ज्यादा इस्तेमाल से कई अंगों पर खतरा है। सोडियम हाइपोक्लोराइड से आंखों, त्वचा को नुकसान पहुंच सकता है। पेट में दर्द, डायरिया और उल्टी की भी शिकायत हो सकती है। अब कभी दफ्तर में जाने से पहले, मॉल में घुसने के पहले इस तरह के टनल से गुजरना होगा तो 100 बार सोचिएगा, क्योंकि ये कोरोना से बचाएगा नहीं, आपकी सेहत को नुकसान जरूर पहुंचा सकता है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 10 अगस्त को इस मामले पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा था, जिस पर सरकार ने इस हलफनामे में ये भी कहा है कि डिसइंफेक्शनल टनल का इस्तेमाल बंद करने के लिए मंगलवार तक दिशा निर्देश जारी कर दिया जाएगा। लेकिन इस सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बिना जांच परख के इसकी इजाजत दे दी गई थी? क्या अब तक लोगों के सेहत से खिलवाड़ हो रहा था? और कौन है इन सब का जिम्मेदार? कोरोना काल में पिछले 5 महीने से बंद पड़ी मेट्रो रेल सेवा आज से देश भर में शुरू हो गई। राजधानी दिल्ली में मेट्रो सेवा शुरू होने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। लोगों को इस सेवा के लिए गाइडलाइंस का भी पालन करना होगा। दिल्ली की लाइफलाइन कहे जाने वाली मेट्रो आज से शुरू हो गई है। दिल्ली में फिलहाल मेट्रो के चरणबद्ध तरीके से खोला जा रहा है। इसके तहत आज सिर्फ दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन पर ही ट्रेनें दौड़ी। दिल्ली मेट्रो का परिचालन फिलहाल 2 शिफ्टों में हो रहा है। इसके तहत मेट्रो सुबह और शाम 4-4 घंटे के लिए चलेगी। वहीं धीरे धीरे 12 सितंबर तक मेट्रो की सभी लाइनों पर परिचालन शुरू हो जाएगा। मेट्रो नहीं चल रही थी, ऐसे में लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लेना पड़ रहा था, दूसरे विकल्पों को सहारा लेना पड़ रहा था। लेकिन अब चूंकि मेट्रो की शुरुआत हो चुकी है तो ऐसे में लोगों को काफी एक सहारा लग रहा है, क्योंकि फिलहाल येलो लाइन शुरू हुई है। अब धीरे धीरे करके तमाम जो लाइन्स हैं वो शुरू होंगी। मेट्रो में फिलहाल स्मार्ट कार्ड से ही एंट्री हो रही है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए तमाम मेट्रो स्टेशनों को डीएमआरसी कर्मचारी समय समय पर सैनिटाइज कर रहे हैं। साथ ही मेट्रो के अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जा रहा है। सैनिटाइज के बाद आपको इस जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसके गुजरना होगा। आगे स्मार्ट कार्ड अगर जिसके पास है वो एंट्री करेगा, क्योंकि जो काउंटर हैं तमाम जिस तरीके से कहा गया है कि स्मार्ट कार्ड वाले की ही एंट्री होगी। अंदर सीआईएसएफ है, सीआरपी है और तमाम वो पुलिस बल है जो तैनात किया गया। यानी जो मेट्रो की शुरुआत आज हुई है 5 महीने बाद, वो फिलहाल बदली हुई लग रही है। लेकिन पिछले 5 महीनों से जारी लॉकडाउन की वजह से दिल्ली, लखनऊ समेत देश भर में पिछले 169 दिनों से मेट्रो सेवा बंद थी, जिसे आज से बहाल कर दिया गया है। गृह मंत्रालय की ओर से कंगना रनौत को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। तो इधर शिवसेना और कंगना के बीच मचे बवाल पर करणी सेना ने भी अब एक नया ऐलान कर दिया है। देखिए, कंगना और संजय राउत के बीच विवाद में अब एंट्री करणी सेना की हो चुकी है। करणी सेना ने कंगना रनौत के समर्थन का ऐलान कर दिया है। 9 सितंबर को जब कंगना रनौत मुंबई के एयरपोर्ट पहुंचेंगी तो करणी सेना के लोग वहां पर पहले से मौजूद रहेंगे। करणी सेना का कहना है कि वो एयरपोर्ट से लेकर घर तक कंगना को कवर देंगे और उनकी सुरक्षा भी करेंगे। उधर कंगना ने भी ऐलान कर दिया है कि वो मुंबई आ रही है, जिसको भी रोकना है रोक ले। सोमवार को जम्मू में करणी सेना ने शिवसेना और संजय राउत के खिलाफ प्रदर्शन किया और कड़े एक्शन की मांग की। आपको बता दें कि कंगना रनौत ने बीते दिनों लगातार मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ बयान दिए थे। ऐसे में शिवसेना की ओर से संजय राउत ने मोर्चा संभालते हुए पलटवार किया, जिसके बाद से ही दोनों के बीच में जुबानी जंग तेज हो चुकी है। उधर कंगना ने एक और ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, मुंबई में मेरे ऑफिस में बीएमसी टीम पहुंची, लगता है मेरा सपना टूटने का वक्त आ चुका है। ये मुंबई में मणिकर्णिका फिल्म्स का ऑफिस है, जिसे मैंने 15 साल मेहनत करके कमाया है। मेरा जिंदगी में एक ही सपना था, मैं जब भी फिल्म निर्माता बनूं, मेरा अपना खुद का ऑफिस हो। मगर लगता है ये सपना टूटने का वक्त आ गया है। आज वहाँ अचानक बीएमसी के कुछ लोग आए हैं। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से कंगना को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दे दी गई है। ऐसे में उनके साथ 11 जवान मौजूद रहेंगे। दरअसल कंगना के मुंबई पहुंचने पर शिवसेना के कई कार्यकर्ताओं के जमावड़े के आसार हैं। ऐसे में लगातार कंगना की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे।
9 तारीख यानी परसों कंगना मुंबई आएंगी। उससे पहले उन्होंने पूरी तैयारियां कर ली हैं। कंगना ने अपना कोविड टेस्ट भी करा लिया है। मंगलवार यानी 9 सितंबर को कंगना मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचेंगी। कोरोना को लेकर बीएमसी किसी तरह की कोई अड़चन पैदा ना कर सके, उससे पहले ही मनाली में कंगना ने अपना कोरोना टेस्ट करा लिया है। कल रिपोर्ट आएगी और परसों कंगना हिमाचल से मुंबई के लिए रवाना हो जाएंगी। ये आज हमने जो बॉलीवुड अभिनेत्री जो कंगना रनौत जी है, उनका कोविड-19 का RT-PCR जो रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट दिया है और ये जो RT-PCR की रिपोर्ट है ये संभवतः कल शाम तक आ जाएगी। उधर कंगना को लेकर बीएमसी भी एक्टिव है। बीएमसी ने साफ कह दिया है कि कंगना को 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन में रहना होगा। बीएमसी के नियमों का पालन करना होगा। मुंबई मेयर किशोरी पेडनेकर ने न्यूज 24 से बातचीत में कहा कि नियम सभी के लिए एक समान ही हैं। कंगना को भी नियमों का पालन करना होगा। बीएमसी के नियम के मुताबिक बाहर से आने वाले को 14 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन में रहना होता है। अगर इन 2 दिनों में नियम में बदलाव हुआ तो उन्हें 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन में ही रहना होगा। डॉग हैंडलर की नौकरी चाहिए, सैलरी भी अच्छी खासी मिलेगी। ये विज्ञापन IIT दिल्ली ने निकाला तो कैसे बवाल मच गया, देखिए। दिल्ली में सड़कों पर आवारा कुत्तों से निजात पाने के लिए बहुत से लोग परेशान हैं, लेकिन इसी परेशानी को दूर करने में दिल्ली IIT खुद ही परेशानी में पड़ गया। दरअसल देश के सबसे बड़ी इंजीनियरिंग कॉलेजों में से एक दिल्ली IIT से एक हैरत अंगेज खबर सामने आई तो बवाल मच गया। दरअसल IIT दिल्ली ने 26 अगस्त को एक नौकरी का विज्ञापन निकाला। विज्ञापन में पद का नाम डॉग हैंडलर यानी कुत्ते की देखरेख करने वाले का था। सैलरी 45,000 और उम्र 21 से 25 साल तक की मांगी गई। लेकिन असल हैरान करने वाली बात नौकरी के विज्ञापन में शैक्षणिक योग्यता को लेकर के थी। विज्ञापन में कहा गया कि कुत्ते की देखरेख के लिए योग्यता BA, BSc, BCom या BTech होनी चाहिए। इसके लिए कैंडिडेट को 4 पहिया वाहन चलाना भी आना चाहिए और कुत्ते का इलाज भी करना आना चाहिए। इस विज्ञापन को देख करके सोशल मीडिया से लेकर के हर जगह बवाल मच गया तो IIT दिल्ली ने गलती मानते हुए इसे मानवीय भूल करार दिया। IIT दिल्ली ने सफाई में कहा कि दरअसल शैक्षिक योग्यता पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातक चाहिए थी, लेकिन गलती से BTech चला गया। IIT दिल्ली ने विज्ञापन को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया। पीएम मोदी ने आज राज्यपालों, देश के शिक्षाविदों और कुलपतियों के साथ नई शिक्षा नीति के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की, जिसमें उन्होंने नई शिक्षा नीति की जमकर तारीफ की। अब हर और राष्ट्रीय शिक्षा नीति का स्वागत हो रहा है। बिना दबाव, बिना अभाव और बिना प्रभाव के न्यू इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के मिशन को पूरा करने के लिए यही है नई शिक्षा नीति के तहत पीएम मोदी का मंत्र। आज पीएम ने राज्यपालों, देश के शिक्षाविदों और कुलपतियों के साथ नई शिक्षा नीति के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी शामिल हुए। अपने संबोधन में नरेंद्र मोदी ने नई शिक्षा नीति की जमकर सराहना करते हुए इसे देश के करोड़ों छात्रों के लिए लाभदायक बताया। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति पढ़ने के बजाय सीखने पर जोर देती है, जिससे देश के युवा अपनी रुचि के मुताबिक कौशल सीख सकेंगे और रोजगार पा सकेंगे। 21वीं सदी के भारत के सामाजिक और आर्थिक जीवन को नई दिशा देने वाली है। ये पॉलिसी आत्मनिर्भर भारत के संकल्प और सामर्थ्य को आकार देने वाली है। मोदी सरकार की ओर से करीब 34 साल बाद देश की नई शिक्षा नीति पेश की गई है। एक कमेटी की ओर से लंबे समय तक के मंथन के बाद कई सुझाव पेश किए गए थे, जिन्हें पास किया गया। इसके तहत शुरुआती शिक्षा में बच्चों को पढ़ाई के साथ प्रैक्टिकल शिक्षा, उच्च शिक्षा में रोजगार के अवसरों को पैदा करना जैसे बड़े फैसले लिए गए हैं। राजधानी दिल्ली में दहशत फैलाने की बड़ी कोशिश नाकाम हो गई। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने आज मुठभेड़ के बाद बब्बर खालसा ग्रुप के 2 आतंकियों को पकड़ लिया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के गिरफ्त में आए ये दोनों आतंकी बब्बर खालसा इंटरनेशनल संगठन से जुड़े हुए हैं, जो देश की राजधानी दिल्ली में किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे। स्पेशल सेल की टीम को दिल्ली के नॉर्थ वेस्ट इलाके में 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिन्हें मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 6 पिस्टल और 40 कारतूस के अलावा भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस ने यह भी बताया कि ये दोनों पंजाब में दर्ज कुछ मामलों में भी वांटेड हैं। खालिस्तान को लेकर पिछले कुछ दिनों में राजधानी दिल्ली में लगातार गतिविधियां तेज हो गई हैं, जिसके बारे में खुफिया विभाग पहले ही अलर्ट पर है। ऐसे में गिरफ्तार हुए इन 2 आतंकियों से कई और साजिशों के अहम सुराग मिल सकते हैं। बिहार में जेडीयू ने आज चुनावी बिगुल फूंक दिया। सूबे के सीएम नीतीश कुमार ने आज वर्चुअल रैली कर इसकी शुरुआत की और आरजेडी नेता लालू प्रसाद पर जमकर निशाना लगाया।
और केंद्र सरकार के द्वारा सीएम नीतीश कुमार 2 घंटे 56 मिनट तक बोले। उनके टारगेट पर लालू प्रसाद यादव थे। राजनीति से लेकर परिवार तक के मुद्दे पर निशाना साधा। मेरा काम है, कर्तव्य है लोगों की सेवा करना, तो ये काम करते रहते हैं। बहुत लोगों को काम कम, प्रचार ज्यादा, और हम लोग प्रचार के चक्कर में नहीं रहते, अपना काम करते रहते हैं। सीएम की ये वर्चुअल रैली जेडीयू के फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पेज पर स्ट्रीमिंग होनी थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। कई दिनों से सोशल साइट्स पर इसकी जानकारी दी जा रही थी। सीएम नीतीश कुमार ने सुशांत केस को भी राजनीतिक मुद्दा बना दिया। नीतीश कुमार ने आज चुनावी शंखनाद किया। अपने 3 घंटे के भाषण में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने सरकार द्वारा की गई उपलब्धियों को लोगों के सामने रखा। साथ ही नीतीश कुमार ने लालू और लालू के परिवार पर जमकर हमला किया। नीतीश कुमार ने कहा कि लालू परिवार को बताना चाहिए कि उसने अपने बहू ऐश्वर्या राय के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि एलजेपी संसदीय बोर्ड में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ सभी सदस्यों ने मोर्चा खोल दिया। सभी सदस्यों ने नाराजगी व्यक्त की। सदस्यों ने कहा, नीतीश के नेतृत्व में लोजपा को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। एनसीबी ने आज फिर रिया से करीब 8 घंटे तक मैराथन पूछताछ की, जिसमें रिया ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। देखिए। सुशांत सिंह राजपूत केस में आज एनसीबी ने लगातार दूसरे दिन भी रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की। रिया सुबह 9:30 बजे ही अपने घर से एनसीबी दफ्तर के लिए निकली, जहां न्यूज 24 के सवालों से वो लगातार बचती रही। रिया बात करना चाहेंगी, अपनी बात रखना चाहेंगी। रिया, आपके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं। एनसीबी सूत्रों के हवाले से खबर है कि रिया ने एनसीबी के सामने ड्रग्स की बात कबूल कर ली, लेकिन ये कहा कि वो ये ड्रग्स सुशांत सिंह राजपूत के लिए मंगवाती थी। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक रिया ने खुद के केवल सिगरेट और ड्रिंक के सेवन की बात मानी है। रिया ने बताया, सैमुअल ने जो भी बर्ड्स लाए थे वो सुशांत के लिए थे। हालांकि रिया ने इस बात को कबूल किया है कि उसने ड्रग्स पेडलर बासित परिहार से 5 बार मुलाकात की थी, जो शौविक से मिलने घर भी आया करता था। रिया से आज करीब 8 घंटे तक पूछताछ हुई और कल यानी तीसरे दिन भी एनसीबी दफ्तर में उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है। यानी साफ है कि ड्रग्स की बात कबूलने के बाद अब उन पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है। क्या एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं।